बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या होता है? मॉलिक्यूलर बेसिस, मतलब देयर आर सम मॉलिक्यूल्स दैट ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसी बेसिस पर हम लोग का कैरेक्टर डिफाइन होता है। जैसे कि हम लोग अपने पेरेंट्स से रिजिम्बल करते हैं, मिलते जुलते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट का कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स है, देयर आर समथिंग दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। तो क्या है? तो आज हम लोग को पता है कि वो जीन है, डीएनए है, आज हम जानते हैं, लेकिन ये पहले पता नहीं थी। तो इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। मेंडल पता ही है, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, है ना। उन्होंने प्रॉपरली फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया कि हाउ कैरेक्टर वर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी बाय डूइंग द एक्सपेरिमेंट ऑन पाइसम सटाइवम प्लांट, है ना। तो वो डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। ये मतलब इससे जस्ट पहले वो चैप्टर है। जो नहीं पढ़े हो तो देखोगे, कोई बात नहीं, पढ़ोगे। अभी मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स है जो इनहेरिटेंस होता है, इसीलिए हम लोग अपने पेरेंट्स से रिजिम्बल करते हैं, मिलते जुलते हैं। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखता हूं। अब देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न द इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस पैटर्न मतलब होता है कि कैसे कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर होना, कहां से कहां? पेरेंट्स से उनके बच्चों में, ठीक है। एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न, और ये जो पैटर्न है इसका जेनेटिक बेसिस क्या है? तो जेनेटिक है, जीन का ट्रांसफर होता है पेरेंट से प्रोजेनी में, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दिस फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। मेंडल के टाइम में उस समय डिस्कवरी नहीं हुए थे, उस समय ये चीजें पता ही नहीं था कि कौन कैरेक्टर है, कौन चीज है जो पेरेंट्स से उनके बच्चों में जा रहे हैं, ये सब पता नहीं था। मेंडल ने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया और साइंटिफिकली तरीका से इसको एक्सप्लेन किया और बताया कि देयर आर सम फैक्टर दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, ठीक है। अंजलि अपने पेरेंट्स से मिलती जुलती है, ये फैक्ट है। हर लोग जितने भी हैं पर्सन, सभी कोई अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, रिजिम्बल करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट का कैरेक्टर उसमें ट्रांसफर हो गया है, इसलिए हम लोग रिजिम्बल करते हैं पेरेंट से। तो उसको क्या बोला उन्होंने? फैक्टर बोला, क्योंकि उस समय जीन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ठीक है। अभी हम लोग को पता है कि जीन ट्रांसफर होते हैं, लेकिन उस समय जीन पता नहीं था, इसलिए बोल दिया देयर आर सम फैक्टर दैट ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, इसलिए हम लोग मिलते जुलते हैं। एक बात और देखो, मेल होता है और फीमेल, ये दोनों पेरेंट है, इनके बच्चे आए, ठीक है। तो इनके जो बच्चे हैं चाइल्ड, ठीक है, तो मेल फीमेल है, इनके जो बच्चे हैं, तो 50% कैरेक्टर मदर से आता है, 50% कैरेक्टर फादर से आता है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, इधर से भी हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आते हैं, तब जाके जाइगोट बनता है और पूरा कैरेक्टर, एम्ब्रियो, फीटस, पूरा बेबी कंप्लीट बनते हैं। लेकिन क्या है कि ज्यादातर बच्चे अपने मदर से रिजिम्बल करते हैं, मदर से मिलते जुलते हैं। इसका कारण ये है कि देखो, जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में 50% कैरेक्टर मदर का है और 50% फादर का है, लेकिन न्यूक्लियर के अलावा भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, है ना। तो वो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है वो मदर का ही है, ओवम होता है। तो न्यूक्लियस में तो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है ही, ओवम के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं। तो मदर का क्रोमोसोम, मदर का जेनेटिक मटेरियल अधिक होते हैं फादर के कंपैरिजन में, इसलिए मदर का डोमिनेंसी अधिक रहता है। इवन कि मैं भी अगर मॉर्फोलॉजी देखूं तो मैं अपने मदर से मैचिंग करता हूं, मिलता जुलता हूं। मैक्सिमम लोग अपने मदर से रिजिम्बल करते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है वो किसका है? मदर का या फादर का? मदर का है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर the nature of the putative genetic material was investigated, culminating in the realizing that DNA मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, डीएनए, ठीक है, यही है जेनेटिक मटेरियल। इसमें अब आगे हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल का सर्च कैसे हुआ, कैसे पता चला जेनेटिक मटेरियल कौन है, लेकिन आज हमें पता है कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एट लीस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन क्लास 11 you have learned that the nucleic acid are the polymer of nucleotide। क्लास 11th में तुम इस चीज को अच्छे से पढ़ चुके हो कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, न्यूक्लिक एसिड
उसी से न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। देखो सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, तो सेल के अंदर में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लिक हो गया। एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कैरेक्टर एसिडिक होता है, इसलिए इसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, ठीक है, और आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है। तो ये क्या है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, मतलब जो डीएनए है या आरएनए है तो ये न्यूक्लियोटाइड से बना है। फिर न्यूक्लियोटाइड क्या चीज से बना है, तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फास्फोरस, ये तीनों एक सिस्टोमेटिक वे में कंबाइन करता है तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एसोसिएट होते हैं तब जाके एक चेन बनता है, जिसको हम न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं। आरएनए बनेगा या डीएनए बनेगा, जो हम आगे डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात लिख रहा है कि न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड का। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। पेंटोज शुगर 5 कार्बन का शुगर होता है, प्लस नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कौन कौन, हाँ ठीक है। तो उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल 5 है ना। और फिर उसमें फास्फोरस जोड़ते हैं तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके तब जाके ये न्यूक्लिक एसिड बनेंगे। न्यूक्लिक एसिड मतलब बताओ, न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए डीएनए को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। याद देखो, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब डीएनए और आरएनए आर द 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, डीएनए और आरएनए, फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में मतलब लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं। मैं ऐसा दिख रहा हूँ, आप लोग कैसे दिख रहे हो, ये 2 ही आंख क्यों हुआ, 2 हाथ क्यों हुआ, 2 कान क्यों हुआ, 1 नाक क्यों हुआ, बॉडी का जो पैटर्न है, और इसी पोजीशन पर आंख क्यों है, कान यहाँ पर क्यों है, दूसरे जगह क्यों नहीं हो गया, ये सब का कोडिंग इसी जेनेटिक मटेरियल में है। ये जेनेटिक मटेरियल डिफाइन करता है। अगर इस जेनेटिक मटेरियल में कुछ गड़बड़ी हुआ, म्यूटेशन हुआ, तो फिर पोजीशन भी बदल जाएंगे। किसी को 6 उंगली निकल जाता है ना। आंख का एक सही पोजीशन यहाँ है, कहीं और आंख हो सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल का कोडिंग अगर चेंज होगा तो 3 आईज हो सकती हैं, ठीक है। म्यूटेशन हो गया, अब नॉर्मल कंडीशन है। मेनली इंसान का जो बॉडी फिजियोलॉजी है, जो स्ट्रक्चर है, वो 2 आंख है, सब आपको पता है इंसान कैसे होते हैं। उसके अलावा आप थोड़ा सा भी अल्टर देख रहे हो तो आप समझ जाना कि वो म्यूटेशन हुआ है ना। अब म्यूटेशन क्या होता है, तो डीएनए का सीक्वेंस जो है ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। आरएनए दो इट्स आल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, ठीक है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं कुछ वायरस में, ठीक है। मोस्टली फंक्शन एज अ मैसेंजर। आरएनए मोस्टली मैसेंजर का काम करता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा, आरएनए भी 3 तरह का होता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इंट्रोडक्शन देखना है। आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल। आरएनए का और भी एडिशनल रोल है। आरएनए कैटालिस्ट की तरह भी काम करता है। It function as a adapter structure